शेयर और बॉन्ड बाजार में चौतरफा मार के बाद अडानी समूह के शेयरों को हेज फंड तलाश रहे हैं और अडानी के मैनेजर हेज फंड से संपर्क बढ़ा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्यों तलाश रहे हैं आखिर? अडानी के बॉन्ड की साख बुरी तरह गिर चुकी है, शेयर भी तलहटी पर हैं। हेज फंड के लिए संकट में इन शेयरों में कमाई का मौका है, क्योंकि हेज फंड आमतौर पर बाजार की लीक से अलग चलते हैं। तो आप कहेंगे कि अडानी को क्यों तलाश है हेज फंड्स की? भारत का सबसे अमीर घराना अडानी समूह पूंजी की जुगाड़ के लिए हेज फंड के दरवाजे की घंटी बजा रहा है। अब नया कर्ज चाहिए, महंगा ही सही, पूंजी नहीं होगी तो संकट और गहरा होगा। तो शेयर बाजार में हेज फंड इतने ताकतवर कैसे हो गए? कहां से आई निवेशकों की यह नई बारात जो अब दुनिया के शेयर बाजारों की मुख्य धारा को ही मोड़ देती है? कैसे एक ऐसे व्यक्ति ने शेयर बाजार में निवेश की यह अनोखी कला ईजाद की जो विदेश सेवा का कर्मचारी था, जासूस भी रहा, समाजशास्त्री भी, लेखक और पत्रकार भी, शोधकर्ता भी और गरीब कल्याण की परियोजनाओं का संचालक भी, और हाँ, वह व्यक्ति कुछ वक्त तक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी रहा था। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। शेयर बाजारों के उस्ताद इस हस्ती को बाजारों का अप्रत्याशित पितामह कहते हैं। बात भी जायज है। यह एक ऐसा शख्स था जो मशहूर अमेरिकी लेखक, कवि और सिनेमा पटकथा लेखक डोरोथी पार्कर के साथ स्पेन में टहल रहा था, जिसने मशहूर लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे से लंबी बातें की थी। आखिर वह शेयरों की दुनिया का पितामह कैसे बन गया? ये कहानी है अल्फ्रेड विंस्लो जोन्स की, यानी दुनिया में हेज फंड के आविष्कारक की, जिसके बाद शेयर बाजारों में निवेश के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल गए। 1900 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे थे अल्फ्रेड विंस्लो जोन्स। उनके पिता ऑस्ट्रेलिया में जनरल इलेक्ट्रिक के मुलाजिम थे। जोन्स जब 4 साल के थे तब उनके पिता परिवार को लेकर स्केनेक्टेडी आ गए। न्यूयॉर्क का यह शहर उस वक्त जनरल इलेक्ट्रिक के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। जोन्स ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया और फिर एक स्टीमर पर काम करने लगे जहां वो यात्रियों से पैसा वसूलते थे। कुछ समय बाद एक इन्वेस्टमेंट फर्म में उन्होंने आंकड़े संभालने का काम किया। फिर जोन्स अमेरिका की विदेश सेवा में शामिल हो गए। उन्हें पहली तैनाती मिली बर्लिन में। वह नाज़ियों का दौर था। अल्फ्रेड विंस्लो जोन्स जर्मनी से हिटलर की कारगुजारियों पर अमेरिका के विदेश विभाग को रिपोर्ट भेजते थे। कुछ समय बाद उन्होंने विदेश सेवा छोड़ दी और छद्म नाम से जर्मनी में रहने लगे। उन्होंने यहूदी कम्युनिस्ट सोशलाइट एन्ना ब्लॉक से विवाह भी किया। जोन्स ने मार्क्सवाद के स्कूल में अध्ययन भी किया था। किस्सा को बताते हैं कि उन्होंने एक लेनिनिस्ट संगठन के लिए जर्मनी में जासूसी भी की थी। जोन्स और एन्ना ब्लॉक का विवाह लंबा नहीं चला। विंस्लो जोन्स अमेरिका लौट आए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की पढ़ाई में जुट गए। इसके बाद जोन्स ने मैरी कार्टर से विवाह किया और कुछ वक्त बाद अमेरिका के शांति कार्यकर्ता बनकर स्पेन चले गए। 1936 से 1939 के बीच स्पेन गृहयुद्ध से जूझ रहा था। जोन्स ने स्पेन में सिविलियन रिलीफ कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। यहीं उनकी मुलाकात हुई थी डोरोथी पार्कर और अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। अमेरिका लौटकर उन्होंने अपने शोध पर काम शुरू कर दिया। वह समझना चाहते थे कि क्या अमेरिका में भी फासीवाद का खतरा है। सांख्यिकी यानी आंकड़े उनकी पसंद का विषय थे। अमेरिका में फांसीवाद की संभावना आंकते हुए उन्होंने एक लंबा अध्ययन किया जिसका शीर्षक था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, अ स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स। इस अध्ययन में उन्होंने अमेरिका में फांसीवाद के आने की संभावना को खारिज कर दिया। उनकी इस रिसर्च का एक हिस्सा फॉर्च्यून मैगजीन में छपा था। कुछ वक्त बाद जोन्स फॉर्च्यून पत्रिका के लिए लिखने लगे। इसी क्रम में उनका एक ऐसा लेख आया जिसने उन्हें कुछ और ही बना दिया, जिसकी कल्पना शायद विंस्लो जोन्स ने खुद नहीं की थी।
ये बात 1949 की है। फॉर्च्यून पत्रिका में उनका एक लेख छपा, शीर्षक था फैशन इन फोरकास्टिंग। यह लेख शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की संभावनाओं के आकलन के मौजूदा तौर तरीकों का विश्लेषण करता था। इस लेख पर जोन्स ने जो शोध किया, उस दौरान उन्हें अपना यूरेका मिल गया था। उन्हें मिल गया था हेज फंड बनाने का चमत्कारिक फार्मूला। विंस्लो जोन्स के शोध से पहले तक बाजार में माना जाता था कि बाजार का रुख उस वक्त की सभी घटनाओं को समेटकर ही तय होता है, यानी बाजार में रुख के आधार पर ट्रेंड इन्वेस्टिंग ही सही रणनीति है। मतलब अगर कोई स्टॉक शेयर बाजार की बढ़त की तुलना में कम ग्रोथ दिखा रहा है तो उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और उसे खरीदकर मुनाफा कमाया जा सकता है। विंस्लो जोन्स एक मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी लेकर आए। यही हेज फंड की रणनीति थी, जिसमें बाजार के दो जोखिमों को अलग अलग रखा जाता था। पहला था समग्र बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम, यानी सूचकांकों में कमी या बढ़त, और दूसरा था कंपनियों के उतार चढ़ाव का जोखिम, यानी किसी कंपनी की कीमत में बढ़ोतरी की संभावना या गिरावट की आशंका। आज शेयर बाजार के लोग इस मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझते हैं, मगर 1949 में यह बेहद नया और अनोखा तरीका था। इस रणनीति में विंस्लो जोन्स का हेज फंड उन शेयरों को खरीदता था जिनमें बढ़त की संभावना होती थी और उन शेयरों को शॉर्ट सेल भी करता था जिनमें गिरावट के आसार थे, यानी दोनों तरफ से कमाई। जोन्स की रणनीति में बाजार में स्टॉक चुने जाते थे, न कि बाजार के रुख पर दांव लगाया जाता था। यही मार्केट न्यूट्रल रणनीति थी। इसमें जोखिम से पर्याप्त सुरक्षा मिलती थी। यही है हेजिंग और यही करते हैं हेज फंड। फॉर्च्यून पत्रिका में अपना लेख छपने से पहले विंस्लो जोन्स ने हेज फंड की तैयारी कर ली थी। इस फंड का नाम था AW जोन्स। इस फंड को बनाने में जोन्स ने $40,000 की अपनी बचत का इस्तेमाल किया। $60,000 लगाए उनके दोस्तों ने। जोन्स के हेज फंड में शुरुआती निवेश करने वालों में लुइस फिशर भी थे, जो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे। फिशर ने व्लादिमीर लेनिन की जीवनी लिखी थी। उस वक्त ब्रिज के मशहूर खिलाड़ी सेम स्टेमैन भी इस फंड के शुरुआती निवेशक थे। लेखक पत्रकार सेबेस्टियन मेलबाय ने अपनी प्रसिद्ध किताब मोर मनी देन गॉड, हेज फंड्स एंड द मेकिंग ऑफ अ न्यू एलीट में जोन्स का किस्सा विस्तार से बताया है। विंस्लो जोन्स का हेज फंड धुआंधार कामयाब हुआ। जोन्स ने अपने फंड के संचालन में फीस का एक नया तरीका भी इजाद किया। उनके फंड में फंड मैनेजर को वेतन की जगह मुनाफे का 20% हिस्सा मिलता था और मिलती थी 2% की परफॉर्मेंस फीस। विंस्लो जोन्स ने यह तरीका जहाजों के पुराने कारोबार से सीखा था। जहां एक सफल यात्रा पर जहाज का मालिक मुनाफे में 20% हिस्सा लेता था। प्राइवेट निवेश फंड जोन्स का यह मॉडल आज भी इस्तेमाल करते हैं। विंस्लो जोन्स के हेज फंड ने 20 साल में 5000% का रिटर्न दिया। 34 साल में केवल 3 साल ऐसे थे जब इस फंड में निवेशकों को नुकसान हुआ। 1960 के दशक तक वित्तीय बाजारों में कई हेज फंड सक्रिय हो गए। जोन्स की रणनीति के बाद शेयर बाजार में वैकल्पिक निवेश के तरीके प्रचलित होने लगे थे। हालांकि 1969-70 में शेयर बाजार की गिरावट में हेज फंड को नुकसान हुआ। 1975 में कई नए फंड आ गए। इन्हीं के बीच आया रे डेलियो का ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, जिसने कई नए तरह के पोर्टफोलियो जारी किए। डेलियो का ब्रिजवाटर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। 2022 में विश्व के हेज फंड करीब $4.5 ट्रिलियन की संपत्ति संभाल रहे थे। हेज फंड बाजार का रुख तय करते हैं। शेयर बाजारों के नियामकों ने इनके लिए अलग से नियम बनाए हैं। यह फंड रिसर्च पर आधारित निवेश की रणनीतियों के महारथी हैं। इधर 1970 के बाद विंस्लो जोन्स ने खुद को अपने हेज फंड से अलग कर लिया। वह गरीबों के कल्याण के काम में लग गए थे, खासतौर पर गरीब देशों के गरीबों को मदद पहुंचाने में। 1989 में उनकी मौत हुई, लेकिन तब तक शेयर बाजारों का तौर तरीका पूरी तरह बदल चुका था। अल्फ्रेड विंस्लो जोन्स का हेज फंड AW जोन्स आज भी सक्रिय है। यह था आज का किस्सा। देखते रहिए किस्सों के सिक्के, बने रहिए मनी 9 के साथ।
समझ है तो सहज है।